इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो हम्म, ये बताइए, सिर्फ क्वालिफिकेशन ही बता दीजिए बस, मेनली क्वालिफिकेशन। वैसे मैं एज अ होस्ट मैं बता देता हूँ, ठीक है। हाँ। नाम मोहित गुप्ता, ठीक है। हम रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में। हम्म, क्वालिफिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मास्टर्स इन फाइनेंस, एमबीए कर रखी है। करेंटली वर्किंग एज ट्रांजिशन मैनेजर इन एक्सियम टेक्नोलॉजी, ठीक है। और करीब कुल मिला के 12.5 साल का एक्सपीरियंस से काम कर। अब आप बताइए। एज यू नो, मेरा नाम अभिषेक है, और I have just not just, it's a long time ago story, because I'm from commerce background, BCom degree, and with economics and finance I have masters in it. और मेरे पास लगभग 16 साल का एक्सपीरियंस है विद कोर मॉर्गेज एंड फाइनेंस सेक्टर। और हम इंडिया में ही पाए जाते हैं। कभी घूमते मिल जाएंगे तुम्हें अराउंड द नॉर्थ बेल्ट, एंड जहाँ कभी दिल चाहा वहाँ निकल गए। तो we both are not here about any uh, big circumstantial issue or any memes or any political agenda। हम इन सब चीजों पे बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन चीजों से जो दिखाई अलग जा रही हैं और जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। The story which world is telling about their own consequences, but the reality behind is too far different. Nobody knows about that. बेसिक प्योर हिंदी लैंग्वेज में होगी हमारी डिस्कशन। इंडिया हाँ। इंडिया में तो जो हो रहा है कि बाहर क्या चल रहा है, जिसकी किसी न किसी तरह से इंडिया इम्पैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जो निकल के आता है कि anyway, तो लोग कह रहे हैं कि भाई डिस्ट्रॉय होने वाली है अपनी दुनिया, वर्ल्ड वॉर 3 ये वो, जिसकी नहीं, शुरुआत। हम्म। बहुत मोटे शब्दों में कह दिया, बहुत मोटे शब्दों में कह दिया, लेकिन थोड़ा क्लासिफाइड करना जरूरी है। दुनिया खत्म होने वाली है, ये एक पॉइंट नहीं है। इस पॉइंट के पीछे के कारण क्या है, वो तो ये वही बात है ना कि प्याज की सबसे ऊपर की परत खोल के बोल दिया कि दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन प्याज के सबसे अंदर वाली परत में क्या है ये तो जान लो पहले, है ना। तो द पॉइंट इज कि पहली नंबर बात, बहुत छोटे छोटे शब्दों में बता दे रहा हूँ। अंग्रेजी के ही दो वर्ड है, हिंदी बहुत चाहते हैं, लेकिन उस अंग्रेजी के दो वर्ड जो है, पहला वर्ड है एनार्की, ठीक है, और दूसरा वर्ड है डेमोलिशन। क्योंकि वो डेमोलिशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो एनार्की है वो बिना डेमोलिशन के एस्टेब्लिश नहीं हो सकती, ठीक है। अब वही है। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो जैसे मैं और सौगत ही है, तो सौगत का मान लो इसके पास 51 एकड़ जमीन है। इसके 2 एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें इसी को नहीं पता कि उसके नीचे क्रूड पेट्रोलियम। अब एक दिन वो जमीन से थोड़ा इसके ऊपर आ जाता है, मेरी नजर पहले पड़ती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको बोलूंगा, मैं कोई भी हद ना लगाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा यार ये जमीन तेरे काम की नहीं, या तो ये जमीन तो मुझे दे दे, या तो मैं कोई और लॉ सूट और इन सब का सहारा लूंगा कि कुछ भी करके या तो ये जमीन मुझे दे दे, क्योंकि उसको नहीं पता इसके नीचे क्या है, ठीक है। मैं इसके इन्फॉर्मेशन में ना जाए, मैं इसके लिए 1,000 टन मिट्टी लाकर उसके ऊपर डाल दूं ताकि क्रूड का ऊपर की सतह ढक जाए, लेकिन अंदर की वो बनी है। तो उसको ये लग रहा है कि यार ठीक है, ये जमीन 1,000 रुपए स्क्वायर फीट है, ये 2 एकड़ जमीन है, ये इसके मेरे को 2 करोड़ दे दे रहा है, इट्स क्वाइट इनफ डील, जमीन ही तो है, मैं बेच दे रहा हूँ, लेकिन समझ को नहीं पता इसके नीचे क्या है, ठीक है। अब वही जमीन अगर ये मुझे बेच देता है, और मान लो बेच दी और मैंने ले ली, अब मैं अगले महीने से उसके ऊपर रिफाइनरी सेट कर रहा हूँ, मशीनरी लगा रहा हूँ, मैं उसके अंदर से क्रूड ऑयल निकालना शुरू कर रहा हूँ। अब तो को ये न्यूज मिलती है, कह रहे यार नीचे तो पेट्रोलियम था, क्रूड ऑयल, अब तो ये क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये तो धोखा है, इसमें तो जमीन की कीमत नहीं, लेकिन मेन रिसोर्स तो इसके नीचे पेट्रोलियम था, है ना। तो दिस इज अ डील वेयर
वैसे ये स्टोरी थोड़ी 19-20 इसलिए है क्योंकि मैं उतना बेहतर नहीं कनेक्ट कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक टाइम पे कनेक्ट कर दूंगा। जब ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, अब बहुत पुरानी बात है, 1920s में नहीं चलूंगा, 1920s 1914 में जब वेनेजुएला के अंदर ग्लोबल मार्केट और इन सब सारी चीजों का आना जाना स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे दो अमेरिकन कंपनी थी, एक एक्सेल कॉरपोरेशन थी और एक कोको थी। ये दोनों कंपनीज जो थी वो वेनेजुएला को फंड करती फॉर देयर लाइवलीहुड एंड फॉर देयर ग्रोथ। तो जब वहां की दो झीलों में वेनेजुएला की बॉर्डर अपार्ट जो झीलें हैं वहां पे एक तो क्रूड पेट्रोलियम मिला, तो वेनेजुएलियन गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली उस पे अपना स्टेक लगाया और वो दोनों कंपनियों का भी इन्वेस्टमेंट था उसमें। तो जब पेट्रोलियम निकलने लगा तो वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने ये कहा कि इट्स आवर ओन नेचुरल रिसोर्स फॉर आवर लाइवलीहुड, इट्स आवर एसेट। ठीक है, तो उन्होंने अमेरिकन कंपनियों को बोला कि भाई तुमको पैसा लगाना है, तुम पैसा लगाओ, मैं मना नहीं कर रहा, तुम रिफाइनरी सेट करने में हेल्प करो, बाकी चीज करो, ये सारी चीजें करो। जब यूनाइटेड तो प्रॉफिट आना शुरू जब प्रॉफिट आना शुरू होगा तो आई विल पे यू बेटर, जो पेट्रोलियम के हिसाब से होगा प्रॉफिट, आई विल पे यू ईच। तो हुआ ये कि फिर उन दो कंपनियों ने अपना पूरा सेटअप किया, अपना सब कुछ किया, वहां से क्रूड ऑयल निकलने लगा, एंड दैट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि व्हाई वेनेजुएला। अभी तक की अगर डिटेल निकालोगे तो उसमें तुम्हें ये चीज पता चलेगी कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी खेप अगर क्रूड पेट्रोलियम की किसी के पास थी तो वो वेनेजुएला था। इट वॉज नॉट अमेरिका, नॉट रसिया, नॉट एनी अदर कॉन्टिनेंट, किसी के पास नहीं थी, क्योंकि एक स्पिल में 1 लाख बैरल क्रूड ऑयल निकल रहा था। 1 लाख क्रूड ऑयल, 1 लाख यूनिट्स ऑफ क्रूड ऑयल इन वन टाइम। अब समझ लो कितना ज्यादा है ये क्योंकि ये कि क्रूड ऑयल की सबसे ज्यादा क्वांटिटी वेनेजुएला के पास ही है अभी। तीन हाँ। तो लाख सबसे ज्यादा उन्हीं के पास। तो तो ये जो इन्वेड हुआ है, ये इन्वेड करने के एक रीजन नहीं है, देर आर 4 मेजर रीजन। क्योंकि 1914 में जब मशीनरी स्टैब्लिश हुई थी तब तो क्रूड ऑयल निकाला जा रहा था। अब ये क्रूड ऑयल जब निकल रहा था तब कंपनियां इसलिए पैसे लगा रही थी क्योंकि उनको रिटर्न दिख रहा था कि हाँ भैया ये निकलेगा, फिर बिकेगा, प्रॉफिट आएगा तो भाई मिलेगा। जब प्रॉफिट आना शुरू हुआ तो वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई प्रोडक्ट तो हम अपना बेच रहे हैं, तुम्हारा रिटर्न हम तुमको दे देंगे जब देना होगा। ठीक है, और वैसे भी तुम यहाँ इन्वेस्टर हो, तुम्हारा अपना तो कुछ है नहीं, तो तुम निकलो। तो अमेरिकन कंपनी को वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट थी उसने टाटा बाय बाय कर दिया। अब अमेरिका को ये लगा कि यार हम ठगे गए, हमने इन्वेस्टमेंट भी किया, हमने मशीनरी भी सेटअप करी, हमने सब कुछ किया, लेकिन जब प्रॉफिट देने की बारी आई तो इन्होंने अपना प्रोडक्ट बता के हमें कोने कर दिया। तो वो एक पॉइंट है। दूसरी नंबर बात, जब क्रूड ऑयल में ये सेल परचेज स्टार्ट हुआ तब मार्केट में जो सबसे बड़ी करेंसी थी वो डॉलर थी। वेनेजुएला ने स्टार्टिंग में तो की लेकिन बोला हम डॉलर में नहीं करें, तो वेनेजुएला हाँ, की करेंसी पे खरीदो, करेंसी प्रॉब्लम। ठीक है, तो वहां पे अमेरिका को ये लगा कि यार अगर इसमें परचेज होता रहा और पूरी दुनिया पेट्रोलियम खरीद रही है तो इनकी करेंसी एक टॉप पे पहुंच जाएगी, तो हमारा जो मार्केट है वो आउटरेज हो जाएगा, हमारी वैल्यू डिवेल्युएट होने लगेगी। तो अब प्रॉब्लम ये आई कि फिर वहां के अलावा अब जैसे जैसे वेनेजुएला की गवर्नमेंट बनी, अब जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार के अंडरटेकिंग में कुछ नहीं है, ऐसे ही वेनेजुएला गवर्नमेंट का भी था। तो वेनेजुएला की गवर्नमेंट में क्या था कि वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना है, बाहर की कंपनियों ने यहाँ पे इतना इन्वेस्ट किया है, इतनी सारी चीजें करी है, तो वहां की गवर्नमेंट ने खुद कुछ नहीं किया। अब जब वहां पे भी प्राइवेटाइजेशन की नौबत आ गई। अब जब प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ तो प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा यही होता है कि आप क्या क्या बेचोगे और किसे किसे बेचोगे। ठीक है, तो अब जैसे इंडिया में होता है
बंदी बात में समझो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इसमें, कि सरकार का एक कहता है कि हाँ भैया किसी चीज की भी बिड चल रही हो, अब वो उसके काम का है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब जैसे एयरलाइंस है, अब एयरलाइन सेफ्टी और सेफ्टी मेजरमेंट्स और बाकी सारी चीजों पे काम करना है, लेकिन किसी एक कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या है, मेरे ज्यादा टेंडर उसको जाते हैं तो मैं उसको दे दूंगा। अब वो गवर्नमेंट ने अपने ही टेन्योर पे रखे थे, मतलब स्कैम पे स्कैम चलता आ रहा था। ठीक है, अब जैसे वहां की, अब दो चीजें, एक इकोनॉमी है और दूसरी पर कैपिटा है। वहां पे इतना ज्यादा रिसोर्सेस होने के बावजूद भी पब्लिक तक कुछ पहुंच नहीं रहा था। आज के डेट में देखोगे वेनेजुएला की ऐसी बहुत सारी सिटीज हैं जो आजकल ड्राई हो गई, वहां पे पेट्रोलियम कुछ नहीं है, बल्कि वही सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकाल रहा है। वही ना, तो पहुंच नहीं रहा है। वही हो रहा है कि ऊपर ऊपर की जो क्रीम है वो चली जा रही है और एक्चुअल लोगों के पास कुछ नहीं पहुंच रहा है। अमेरिका ने एक तरीके से वेनेजुएला से बदला लिया। 1920s में जो हुआ था उनकी कंपनी के साथ, क्योंकि उनकी कंपनी वर्ल्ड बैंक भी गई और यूएन भी गई, तो वहां से यूएन के बाद वो केस वर्ल्ड बैंक में गया, तो वर्ल्ड बैंक ने उनको अच्छा खासा मुआवजा दिया है, उन दोनों कंपनियों को, चौको को भी और एक्सेल को भी, दोनों कंपनियों को अराउंड $11 बिलियन ये मुआवजा मिला है। ये मुआवजे की रकम है, और कंपनियां ये कह रही हैं ये तो हमारी लागत का, चलो तुमने हिस्सा दे दिया ठीक है, बट प्रॉफिट का क्या? दे आर स्टिल आस्किंग अबाउट वर्ल्ड बैंक, यार ये तो चलो ठीक है, तुमने मेरे को मेरी लागत का पैसा दे दिया एक तरीके से प्रॉफिट का, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कहाँ है, वो तो मुझे मिला नहीं। तो उसका केस अभी भी चल रहा है। इन्वेड इसलिए किया गया है बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ओनली पेट्रोलियम। अब पहला पॉइंट पेट्रोलियम कवर हो चुका, ठीक। अब दूसरा आ चुका कि वेनेजुएला की अगर तुम रिसोर्सेज देखो, नेचुरल रिसोर्सेज देखो, अ ब्लेस्ड कंट्री विथ लॉट ऑफ अंडरग्राउंड मिनरल, ठीक है। वेनेजुएला की अभी ऐसी 12 से 14 खदानें हैं जिनमें एक्सट्रैक्शन होना है, लेकिन एक्सट्रैक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ, but they have tested and they have proof that there are silver and gold in a huge amount in that mine. अमेरिका की किसी नजर उस पर भी किसी भी न्यूज में एक बार की थी। चीज, सिल्वर गोल्ड, हर न्यूज चैनल में सिर्फ एक ही चीज कि भाई एक बदला लिया गया है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ ऑयल और कुछ इट्स नॉट अबाउट ओनली ऑयल, क्योंकि अगर वेनेजुएला की ट्रेजरी देखोगे अबाउट मिनरल प्रोडक्ट, 1 ट्रिलियन का सिल्वर यूएस कैप्चर कर चुका है, जो कि निकाला नहीं। जा चुका था। 1 ट्रिलियन का सिल्वर, Till गोल्ड का। it's not about वैल्यू, क्या चल रही है, गोल्ड और सिल्वर ही कंट्रीज एक्वायर करने में लगी है, जैसे रिसेंटली चाइना, इंडिया, जब जब सर चल रहा है ये सारी चीजें। ना, अब देखो ये एक्वायर करने के पीछे सारी दुनिया भाग रही है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता ना क्यों एक्वायर करने के पीछे भाग रही है, वाई दे वांट टू एक्वायर, क्यों, क्या जरूरत पड़ गई है। हर कंट्री के पास उसके, देखो एक चीज है, हर कंट्री के पास उसका एक सर्विस सेक्टर है, ठीक है। जैसे इंडिया के पास एग्रीकल्चर है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, प्राइवेट सर्विसेज है, ठीक है, फिर सब्सिडरी सर्विसेज है। इतनी सर्विसेज से कंट्री क्या करती है, अर्न करती है, ठीक है, विद देयर ओन रिसोर्सेज। तो हर कंट्री रन कर रही है, हर कंट्री अपना एक अमाउंट अर्न कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि वो जो अर्निंग कर रहे हैं, क्या वो इनफ है, इज दैट इनफ टू रन एन इकोनॉमी, और इट इज लेस देन द डिमांड। इकोनॉमिक्स में यही दो चीजें होती हैं। तुम एलएनपी निकालने जाओगे तो उसके लिए तुमको तुम्हारा नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितना है वो पता होना चाहिए, कि तुम्हारे पास टैक्सेशन से इतना पैसा आया, तुम्हारे पास 28 रनिंग स्टेट्स हैं,
तुम्हारे पास 7 या 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज है, तो यूनियन टेरिटरीज में भी तुम्हें इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम टैक्सेशन के नाम पे अब टेक अ कॉमन एग्जांपल, जीएसटी आए हुए 8-9 साल हो रहे हैं, जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। अब वो ये कहा जाता है एज पर ऑपोजिशन पार्टी कि एक हाईएस्ट स्टेक पे लगाया गया था, नॉमिनल मार्जिन से कई ज्यादा ऊपर था। ठीक है, अब वहां से गवर्नमेंट ने जितना रेवेन्यू जनरेट किया, अब वहां पे दो रूल थे कि जीएसटी जो था वो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस एप्लीकेबल ऑन टू टर्म्स, स्टेट एंड सेंट्रल। ठीक है, स्टेट के प्रोजेक्ट जो तुमने स्टेट कंज्यूम करे तुमने उस पर एसजीएसटी दिया, सेंट्रल के जो तुमने कंज्यूम किए उस पर तुमने सीजीएसटी दिया। दो तरह के टैक्सेस तुमने इंकर करे। अब उन दो तरह के टैक्सेस जब तुम इंकर करोगे तो गवर्नमेंट के पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो जनरेट हो गया। अब वो जनरेट हुआ तो उसका क्या करोगे? अब जैसे मैं तुम्हें दो बड़े कॉमन थे एग्जाम्पल, जैसे मान लो रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, पहला ये हो गया, दूसरा तुम्हारा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट ने मान लो 2000 करोड़ इसमें से निकाले, तो अपने सरप्लस के लिए अगर वो 5,000 करोड़ रख भी लेती है तो वो सरप्लस कहीं और यूज करेगी, मतलब नेचुरल कैलामिटीज में यूज करने के लिए। चलो 1500 करोड़ जो है उसमें वो 750 करोड़ जो है वो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन में देगी और 750 देगी इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़। ठीक है, अब इसका डेटा तुम्हें सीएजी दे देगा, प्रोजेक्ट बनाया इन्होंने, इम्प्लीमेंट किया, वो पैसे दे रही है। अब ये कितने किलोमीटर के हिसाब से रोड बन रही है वो गवर्नमेंट का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें मेंशन होता है कि भाई अगर 25 करोड़ की 1 किलोमीटर बननी है तो कितने लागत की 750 करोड़ तक बनेगी, इसका एक बजट फाइनेंस होगा जो कि किस्तों में पेमेंट होता रहेगा और इंस्पेक्शन होता रहेगा। या तो जब 75% वो कंप्लीट होने को होगा तो सीएजी ऑडिट करेगी, या तो सीएजी स्टार्ट से ऑडिट करेगी कि हाँ भैया फर्स्ट टर्म का फंड एलोकेट हो चुका है, काम शुरू हो चुका है, चलो स्टार्टिंग बेस पर ऑडिट शुरू करते हैं। अब यही चीज है कि ये फंड इतना आ तो रहा है लेकिन क्या ये सफिशियंट है? वाई कंट्रीज आर एक्वायरिंग गोल्ड एंड सिल्वर, इसके पीछे का रीजन है वर्ल्ड बैंक, द डेप्ट दे हैव, उनके ऊपर जितना उधार है। अमेरिका सबसे टॉप पे है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा उधार है। अमेरिका, अब बहुत कॉमन सा साइंस है जिसमें इंडियन इकोनॉमी पढ़ी हो, इंडियन गवर्नमेंट के पास जितना रिजर्व गोल्ड में है वो उतनी की ही करेंसी छाप सकते हैं, कॉमन साइंस। ठीक है, अब ये गोल्ड एक्वायर क्यों किया जा रहा है? गोल्ड इसलिए एक्वायर किया जा रहा है क्योंकि करेंसी प्रिंटिंग होगी धड़ल्ले से, और यूएसए ने जो दिमाग लगाया है वो गोल्ड रिजर्व को तो बढ़ाएंगे लेकिन साथ में वो दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या करेंगे, जो उनके ऊपर 38 ट्रिलियन से ऊपर का कर्जा है वो उनको एक बार में फ्लश कर देंगे। वो देने वाले नहीं है, वो फ्लश करने वाले हैं। फ्लश कैसे करेंगे? अब देखो, अभी कुवैती दिनार को भूल जाओ, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट वैल्यूएबल करेंसी जो है कुवैती दिनार है, बट ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड में अगर तुम जाते हो तो वहां डॉलर है। ठीक है, अब एक न्यूज सुनी होगी कि एआई यूजर इंटरफेस में डॉलर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, एआई इंटरफेस के अंदर आपके पास या तो आप यूजर इंटरफेस बनाओगे या तो आप एक मोनोपोली बनाओगे, लेकिन मोनोपोली में चाइना और जापान वो एक अलग लेवल पे चल रहे हैं, यूएसए को पता है ये चीज नहीं होने वाली है, तो यूएसए अपना 3 गुने का इन्वेस्टमेंट वहां दिखा के कम करना चाहता है, लॉस है। वही बिलिंग वो वर्ल्ड बैंक में दिखाएगा कि भैया मेरा तो घुस गया नुकसान, अब मैं हाँ मतलब रीपेड। जैसे कंपनीज करती है। हाँ, तो वहां पे वो इसे फ्लश आउट दिखा के वो कहेगा कि मैं डेफिसिट में हूँ भाई, मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ, मैंने तुम्हें देने के लिए तो इन्वेस्ट किया था। मिलियनेयर्स जो करते हैं दे डोंट टेक सैलरी। एग्जैक्टली। अब ये गोल्ड और सिल्वर और पेट्रोलियम जो एक्वायर किया जा रहा है वो इसलिए एक्वायर किया जा रहा है कि ये सारी चीजें कैप्चर करो
ताकि इसकी प्रिंटिंग कंट्री में करो, क्योंकि भाई लोगों को तो जवाब देना पड़ेगा ना। हम्म। जब इन्फ्लेशन हिट करेगा और जब मार्केट पूरी तरह कोलैप्स होगी, तो जनता के पास रोजमर्रा के खर्चे के पैसे भी नहीं होंगे, तो वो मार्केट में सर्कुलेट करेंगे क्या? तब ये चीज आएगी। द अमाउंट दे रिक्वायर्ड गोल्ड एंड सिल्वर एंड अदर सब्सिडरी प्रोडक्ट टू गेन अ कैपिटल एंड इन्वेस्ट इन इकोनॉमी। अब ये यहाँ पे खत्म नहीं होता, ये शुरुआत है, दिस इज द बिगिनिंग। अब चाइना टाइम अब चाइना इस मूड में बैठा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ जो किया तो किया, अब इजराइल कहेगा अमेरिका से कि ऐसा है भैया, मुझे ईरान चाहिए, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज भी तो। हाँ। जो चल रहा है, रशिया ने हाँ। अपनी एम्बेसी को भाई आ जाओ, चाइना ने ऑलरेडी बोल दिया है आ जाओ वापस सारे। अब चाइना ताइवान पे हमला करेगा, अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पे हमला करेंगे, लेकिन ईरान के पीछे रसिया खड़ा है। ठीक है। रसिया रसिया को अपॉर्चुनिटी ये दिख रही है, रसिया को ठीक है डील साइन करनी है, मैं तुम्हें बता तो लूंगा, बट आइदर यू हैव टू शेयर 50% ऑफ योर रिसोर्सेज विथ मी, और आइदर यू हैव टू पे फॉर मी। क्योंकि मैं एक तरफ जंग लड़के जितना खाली हुआ हूँ, या तो तुम भरपाई कर दो, रिसोर्सेज तुम्हारे तुम रखो, ठीक है, बचाने की जिम्मेदारी नहीं। रशिया ऐसे इन्वॉल्व होगा इसमें, रशिया सामने से नहीं आएगा, पीछे से इन्वॉल्व होगा। ठीक है। और चाइना इस मौके पे खड़ा है कि मैं कब ताइवान को इन्वेड करूं। अब हमारा बनने वाला है मजाक। एज वी इंडियंस वी आर अ जोक ऑफ द डे, क्योंकि वर्ल्ड फिर देखेगा यार इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज रोमिंग देयर वेयर एवरीवेयर। ठीक है, तो इनसे भी पूछ लिया जाए आप क्या करने वाले हो। भाई ट्रम्प ने 100 बार बोल लिया, आई हैव कॉम्प्रोमाइज यू एंड पाकिस्तान, नो कमेंट। एंड ट्रम्प इज ऑल्सो सेइंग कि हाँ भैया तुम्हारी डील करानी थी, इसलिए मैं बीच में आया और इसलिए ये चल रहा है। और जैसा कश्मीर के मुद्दे पे उसने बोल दिया कि हाँ मैं मध्यस्थता करूंगा, तो वो भी निपट जाएगा। बट द मेन थिंग इज दिस, इफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज दैट मच कैपेबल एंड सेंसिबल टू आर्ग्यू दिस टाइप ऑफ heinous invasion is good or bad, to be able to differentiate between them. ये कह देना कि मैं गांधी के देश से आता हूँ, ये इनफ नहीं है, बिकॉज गांधी जी खुद की गवाही देने के लिए जिंदा नहीं है, रेफरेंस नहीं दे सकते वो। यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड। दे कांट दे कांट बिकॉज देयर हिस्ट्री, इतिहास में ही सब कुछ है। इसलिए मैंने वेनेजुएला की स्टोरी 1914 से स्टार्ट करी। ठीक है। मैं चाहता तो 2008 का भी बता सकता था। 2008 का जो वहां का प्रेसिडेंट था, उसने अमेरिकन कंपनी से खुद बुला के बोला आओ भाई, पीछे जो हुआ वो भूल जाओ, तुम करो इन्वेस्टमेंट, तुम्हें प्रॉफिट चाहिए मैं दूंगा। एंड वन पॉइंट आई फॉरगेट टू मेंशन दैट, बट 2008 के बाद अभी जो रिसेंटली चल रहा था, वो अमेरिका को वही था कि उसकी कनपटी से बाल हटा के कंटाप मारने वाला काम जो वेनेजुएला ने किया था। उसने क्या किया, हम क्रूड ऑयल की ट्रेड तो करेंगे, लेकिन वी आर नॉट टेकिंग डॉलर एनी मोर, और वेनेजुएला करेंसी भी हम नहीं, तो हमें बिटकॉइन दो। एंड दे हैव टेकन बिटकॉइन एज वेल, या दे हैव टेकन पेमेंट इन बिटकॉइन। और वेनेजुएला की गवर्नमेंट रिजर्व में कोई मानेगा नहीं आज की डेट में, रिसर्च करे लोगों को पता चलेगा भाई 6 बिलियन तक का तो बिटकॉइन है वेनेजुएला के पास। वो भी यूएस के पास ही जाएगा वापस। तो यूएसए ने क्यों किया इन्वेट, रीजन देखो भाई, वेनेजुएला वालों के पास दिमाग ये था कि अपनी चीज मेरी लट चौधरी में है, काम मैंने निकाल लिया, फिर तुम्हारे पिछवाड़े लात मार दी, अब तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो वेनेजुएला ने ये किया है, तो जो उनके तो चौधरी लट सत्ता भी मेरी,
सत्ता में रहने वाले लोग भी मेरे, और जब तक मैं तुम्हारा वेनेजुएलन प्रेसिडेंट बनाऊंगा तब तक तो तुम्हारी कंट्री खाली कर चुका हूँ मैं। एग्जैक्टली। देखो अब इंडिया में क्या है, देखो इंडियन गवर्नेंस इज नॉट दैट मच स्मार्ट। और ये पहले नंबर बात तो ये कुछ जानते ही नहीं, चीजें हो क्या रही हैं इनको खुद नहीं पता। मेजर पॉइंट ये है कि हम अभी बैठे हैं जनवरी में, और जनवरी 3 का डेटा है, मैं बता रहा हूँ। इंडियन एक्सपोर्ट्स आर रिड्यूस बाय 9%। इम्पोर्ट्स तो तुम इतना कर रहे हो जितना तो तुम्हारा है ही। तुम्हारा औकात। 56% घाटे में तुम्हारा ट्रेड चल रहा है। 56% तुम्हारा ट्रेड इतने घाटे में है। ये बैठे, मैं तो वही सोच रहा हूँ, इतने तो विशेषज्ञ होते हैं अपने इनसे करा नहीं जा रहा है क्या एनालिसिस? प्रॉब्लम इज दिस, एनालिसिस करने वाले एनालिसिस कर रहे हैं जब भी जुबान में कर रहे हैं, एक पेपर में कर रहे हैं, लेकिन वो पेपर में करने के बाद इस चीज को वो पब्लिक को फ्लश आउट कर देंगे कि हाँ भैया तुम भी जान लो। मैं मुंह से नहीं कह सकता, मेरी मजबूरी है। और क्या। मैं बहुत से आर्टिकल्स आते हैं, तुम इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स देखोगे। मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स पे 2-3 दिन पहले इतने डेडलीस्ट आर्टिकल पढ़े हैं कि वहां पे लोगों का ये सोचना है कि एक देश, इंडिया के बारे में बात हो रही है, जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको पता है जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है। इकोनॉमिक्स में जो फॉर्मूला है वो भाई एक नोबेल विनर साइंटिस्ट ने निकाला था, बहुत से देश उसी पे चल रहे हैं। जिस देश में असली आंकड़ा छुपाने के लिए गलत फॉर्मूला याद हो जाए, तुम सोच लो वहां पे किस हद तक का मैनिपुलेशन होता हाँ, जब AQI थर्मामीटर से कैलकुलेट हो सकता है तो लोगों ने AQI को कैलकुलेट कर, भाई वही है ना कि जिस चीज को कैलकुलेट करने का एक स्टैंडर्ड है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं मान रही है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट। है। द मेन तो थिंग इज द मेन, नहीं मेन चीज ऐसी है, मैं एक ही चीज कहता हूँ। आप पैदा होते हो, 5 साल के होते हो, पहली चीज आपकी लाइफ में स्टार्टिंग होती है किसी चीज की तो वो स्कूलिंग की होती है। आप पढ़ने जाते हो, ठीक है, भले वो स्टार्ट एबीसीडी से होता हो, बट आफ्टर दैट 10th 12th आप एक ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर डॉक्टरेट। यार जिस देश में पढ़ाई का ऐसा लेवल हो, वहां पे पढ़ने के बाद भी मेरे को नहीं समझ में आता कि जब सबकी बिगिनिंग की स्कूलिंग से ही स्टार्ट होती है, तो इस देश की 40% to 45% जनता ऐसी कैसे हो सकती है जिसको किसी चीज के बारे में जानने के बजाय अगले ने ये बोला तो यही सही होगा। कहाँ से लाते हो भाई ये चीज? ये जो है कि अब एक कॉमन सा साइंस है वर्ड ना। ऑफ माउथ क्या होता है कि कोई चीज अच्छी है तो क्या होता है कि तू किसी दुकान में गया था, वो कोई चीज अच्छी लगी, खाना, तो तूने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई, तुम्हें बताया कि हाँ तेरे घर के पास एक दुकान है, वहाँ से मैंने भी खाया, मैं टेस्ट किया, अच्छा है। हम्म, अब वर्ड ऑफ माउथ के ना नुकसान भी, वर्ड ऑफ माउथ के नुकसान कैसे हैं कि अगर वो वर्ड ऑफ माउथ आता हम्म, है बुजुर्ग से, अच्छा बड़े बुजुर्ग का भी तुझे पता ही है दिक्कत है, बड़े बुजुर्ग को ऐसा लगता है कि अगर तुम उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, यू आर गुड, बहुत अच्छे लड़के यू हो, आर गुड। बहुत। नहीं, वो वहां पे नहीं आ जाता। देखो, इट इज नॉट अबाउट दैट कि तुम एग्री कर गए तो यू आर द वेरी नेचुरल पर्सन ऑफ द इंटायर लाइफ ना। वो पैरामीटर्स पे आता है, एंड द पैरामीटर्स स्टार्ट फ्रॉम कल्चर, एथिक्स, उसके अलावा तुम्हारे ये फैमिली बिगनिंग, और बहुत सारी चीजें, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ओनली वन थिंग कि हाँ उन्होंने एक बात बोली और तुम एग्री कर गए। इट्स नॉट अबाउट दैट। अब जैसे देखो, पुरानी रूढ़िवादी नीतियों पे 2 ही चीज आते हैं। जैसे लोग कहते हैं बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटने, पहली चीज। और दूसरी नंबर चीज की मंगल को कोई नॉनवेज नहीं खाएगा। अगर आप रिसर्च करने निकलो तो ये कहाँ पे इस चीज का आपको बहुत ज्यादा
ड्रॉबैक्स और सेटबैक्स मिलते हैं, ढूंढोगे कहीं नहीं मिलेगा। वो कहा जाएगा कि हाँ उस दिन ये जयंती पड़ती है, ये पड़ता है। अरे जयंती को क्या भाई, मैं ट्यूसडे की पैदाइश हूँ, अगर ट्यूसडे को मेरा जन्म है और मैं कोई महात्मा नहीं हूँ तो क्या मैं नॉनवेज नहीं खा सकता? सिर्फ और सिर्फ पूजा करने के लिए इसको मेडिटेशन, वो एनर्जी से आपको इस तरीके से कि भाई प्रेशर पॉइंट्स क्यों मंदिर में चप्पल पहन के हाँ, मंदिर में नहीं नहीं, देयर इज अ टैबू इन इट। अगर किसी महिला को पीरियड्स हैं तो क्या वो मंदिर नहीं जा सकती? नहीं, एक बात बताओ, यहाँ मंदिर के पुजारियों को हार्ट अटैक पड़ रहा है, कहने को तो अंतर्यामी है बहुत बड़े, ये नहीं प्रिडिक्ट कर पाए कि दिल का दौरा पड़ने वाला और इलाज कराने डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कहने को तो ये, भाई तुम भगवान के चरणों में रहते हो 24 घंटे। भाई वो भगवान नहीं देखा, मैं बगल में बैठा आदमी है, इसको कल को ये दिक्कत आने वाली, मैं रिजॉल्व कर दूं। और दूसरी बात यह है कि बहुत कम, अब जैसे जगन्नाथ मंदिर में जो फ्लैग्स लगाते हैं वो लगाते हैं, उनको देखिए उनका फिटनेस लेवल कैसा है। ठीक है। दूसरा, मंदिर के ज्यादातर साउथ के मंदिर या फिर ज्यादातर मंदिरों के पुरोहित को देखिए, एकदम ठीक, पतले रहते हैं, देखो, इतने पतले रहते हैं ठीक, कि इनका पेट दस नहीं नहीं, किलोमीटर आगे। ये डिबेट, ये डिस्कशन कभी वायरल हो तो भक्त मंडली मेरे से ये कहेगी, अरे भाई, नहीं, मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी इसमें डाल देना चाहता हूँ ना जिसका सिग्निफिकेंट आंसर लोग मांगेंगे। जैसे कहते हैं कि काल भैरव के मंदिर में काल भैरव लीटरों लीटर दारू पीते हैं, सुबह से शाम तक दारू कहाँ जाती किसी को पता ही नहीं। पर ठीक है, साइंटिस्ट है, रिसर्च करके चले गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ ठीक है, काल भैरव की कैपेसिटी बहुत है, वो ट्रेस भी नहीं छोड़ रहे, ठीक है। अब वो ट्रेस किसी को नहीं मिला तो नहीं मिला। अब वही चीज है, अब अगर तुम जगन्नाथपुरी जाओगे तो जो जगन्नाथ का जो ध्वज है वो उल्टी दिशा में बहता है, हवा कहीं की है लेकिन कहीं बह रहा है। सम पॉइंट्स हैव नो आंसर्स बिकॉज द क्वेश्चन इज यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। अब वो उस चीज पे मैं बुद्धि लगाने के अलावा मैं ये कहूंगा, हाँ ठीक है, अलौकिक शक्तियां बहुत है। अब अगर वही चीज है, तुम तिब्बत तो जो इंडिया का पार्ट पहले हुआ करता था, वहां दो तरह के लेक है, वहां पे असुर ताल भी है और वो भी है। असुर ताल का पानी बॉयल होता रहता है। तो भैया साइंटिस्टों ने इस चीज की जहमत तो नहीं उठाई ना कि उस ताल के नीचे जाके खोदें कि देखें क्या है, लावा बह रहा है या क्या बह रहा है, वाई वाटर बॉयल। और दूसरी तरफ दूसरी ताल है, वहां पे इतनी ग्रीनरी है, इतना बढ़िया, इतना साफ पानी है कि उसको हेवन मान लिया कि भैया हाँ, ये स्वर्ग का अमृत आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो हमारे दिमाग में ना हमने चीज, कोई शांत है, कोई चीज शांत है, वो अच्छी है। कोई गुस्सा कर रहा है या गुस्से में है, उबलता है लावा, ये तो खराब है। ये हमने बाय डिफॉल्ट मान लिया है और इसी साइंस पे ही चलते आ रहे हैं। ठीक है। अब भाई शराब खत्म हो रही है, ये कुछ मंदिर, एक आध मंदिर है इंडिया का जो कि ऊपर से नीचे कार्व होके बना है, विच इज हम्म, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे या ही बहुत चीजें हैं। और प्रॉब्लम लोगों को मैंने देखा है, प्रॉब्लम लोगों को हो या ना हो, क्रिएट करने के लिए लाइक लोग तैयार रहते हैं। पहला, द मेन भगवान इशू है, देखो एक भगवान चीज है, को जो एक करेक्ट वो चीज है, मान, लेकिन फिर भी लोग उंगली करेंगे, भाई तुम ये करो, तुम वो करो। भाई हर इंसान को ना, दे हैव अ राइट कि भाई मैं जो करना चाहता हूँ, बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, कि भाई मंदिर में प्रणाम करना है, ये करना है, वो करना है। तुम्हारे सेट ऑफ रूल्स पे मैं क्यों चलूँ? डेमोक्रेटिक कंट्री है वैसे, और आजकल नहीं डेमोक्रेसी। नहीं 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 नहीं, द रूलिंग पार्टी एंड देयर गूंज, हाँ। इनके पैरामीटर कुछ और है, इनके पैरामीटर कुछ और है। भाई देखो, मेरे यहाँ रामनवमी जो होती है वो नॉर्मल डे की तरह जाती है, भगवानों की हम्म, पूजा जैसे हो रही वैसे ही होगी, अगरबत्ती वैसे ही दिखाई जाएगी, मिश्री गुड़ मिलेगा प्रसाद में, वही खाया जाएगा, हो वही रहोगा। अब यार, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ पार्ट इन एनी जुलूस, और मैं वहां पे तलवार लेके ना किसी मस्जिद के सामने भांगड़ा पाने तो नहीं जा रहा।
कि हाँ भैया देखो रामनवमी है एंड दिस इज द अल्टीमेट वे टू सेलिब्रेट दिस। भाई राम पैदा हुए, निपट गए, चले, ठीक। वो एक तरह का संस्कार छोड़ गए कि हाँ पैदा हुए थे, ऐसे सेलिब्रेट हुआ था। तो अब लोगों के अंदर जिस तरह का उसको लेकर एंथुसियाज्म है वो उस तरीके से करेंगे। करो भाई, अकॉर्डिंग ये टू द ठीक कॉन्स्टिट्यूशन। कट्टरता हाँ, अंदर जाने कट, ये कट्टरता किस चीज के लिए? क्या कट्टरता क्या? भाई देखो, डाटा ये कहता है 100% हिंदूज में 80% हिंदूज वो हैं जो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं। इस बीजेपी इज गोइंग टू स्टैंड विद दैट 20% और गोइंग टू स्टैंड विद दैट 80%। इन्हीं के सांसद प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जिन्होंने कुछ दिन पहले ये भी डिफाइन कर दिया कि कौन सी गाय खाने वाली है, कौन सी गाय पूजा करने वाली है, गायों में भी भेद कर दिया, ठीक। दीज पीपल ओनली डिफरेंशिएट, दे कांट डिफाइन। और हाँ, सुधांशु त्रिवेदी इतने अच्छे प्रवक्ता है जिनको ये नहीं पता कि आप आज खाना खा रहे हो तो वो आपके मेन स्ट्रीम में ब्लड बन के कब तक चला जाएगा, उनको ये भी नहीं पता। वो कह रहे हैं कि आपने आज खाया है, वो प्रोसेस होकर 40 दिन में ब्लड बनेगा। 40 दिन में आपका ब्लड जो है वो कम से कम 30 बार रिफाइन हो जाता है। आपने आज खाया, कल वो बर्न होगा, परसों वो ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन। आपकी साइंस इतनी कमजोर है और आप बात करते हो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे। अरे शांत हो जा बेटा, क्या चाहिए तुम?